Let's start. So let's revise this effective annual interest rate and then we'll move on. If you remember the last thing we said, we talked about it in the last class was about frequency of compounding. कि जितना ज़्यादा compounding होगी उतना ज़्यादा grow करेगा. जितना ज़्यादा compounding होगी उतना ज़्यादा grow करेगा. Logic उसकी ये है कि अगर एक चीज़ compound होगी तो उसका interest और principal add हो जाएगा. अगले पीरियड में उस पर दोबारा इंटरेस्ट आता है. That's why it will grow more. So that means if it is continuous compounding वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा. हमने continuous compounding पढ़ा था और continuous compounding किसी को याद है? उसका फॉर्मूला क्या था? Future value equals principal amount present value into 1 plus I divided by no sir e की power n equals n multiply कल बता रहे हैं. मैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर चला गया हूं. ओके. नेक्स्ट स्टेप अच्छा, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जब हमने कहा कि अगर ज्यादा बार कंपाउंड होता है, सो द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू इट बिकम्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस I डिवाइड बाय m power of और n n मल्टीप्लाई. ठीक है. अच्छा, फिर जब हम लोग अब लिखिएगा कि जब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा होती है ना तो आपका पैसे ज्यादा ग्रो होगा. तो इसका मतलब ये है कि वो जो असल में रेट था, जो ओरिजिनल रेट था, ये वो रेट नहीं है, ये उससे ज्यादा हो गया. तो वो जो रेट ज्यादा हो गया है ना वो क्या है? उसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट. उसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट. यानी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा हो तो वो तो आपको ये कहता है ना कि 4% कंपाउंडेड एनुअल या 4% सेमी एनुअल कंपाउंडिंग या 4% क्वार्टरली कंपाउंडिंग. तो वो आपको एक रेट देता है और मैं कंपाउंडिंग ज्यादा कर देता है. तो अगर उसी को मैं कन्वर्ट कर दूं एनुअल के अंदर कि एनुअल के अंदर वो किस चीज के बराबर होगा, एनुअल के अंदर वो किस चीज के बराबर होगा, तो उसका तरीका है ये. इसमें आपने क्या करना है? I डिवाइड बाय m. ठीक. इसके साथ आप लोगों ने कर देना है +1. ठीक. फिर इसको आपने कर देना है रेज़ टू पावर ऑफ m एंड देन सबट्रैक्ट 1. फॉर्मूले की समझ आई? yes sir यहां से स्टार्ट करना है. I डिवाइड बाय m +1 रेज़ टू पावर ऑफ m -1. सही है. ये आपको देगा इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, व्हिच मींस कि अगर इंटरेस्ट रेट एनुअल की बजाय कुछ और है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा है तो वो एनुअल में कन्वर्ट करके कितना बनेगा. एक बात तो कंफर्म है कि वो एनुअल में कन्वर्ट होकर ज्यादा बनेगा, लेकिन कितना बनेगा वो ये तरीका आपको बता देगा. सर m हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? m सेम जो यहाँ पे m का यहाँ पे मतलब क्या था कि कितनी बार कंपाउंड होता है. उसको डिवाइड यहाँ पे करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं. ये भी सेम तो सर हमारे पास वो होगा ये कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं. कंटीन्यूअस होगा तो फिर तो ये इस्तेमाल ही नहीं करना. कंटीन्यूअस होगा तो फिर तो ये इस्तेमाल. नो सर अगर हम कंटीन्यूअस में इंटरेस्ट रेट फाइंड करना चाहते हैं कि उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? कंटीन्यूअस में अगर आप इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले तो कंटीन्यूअस में इंटरेस्ट रेट आप फाइंड नहीं करते क्योंकि कंटीन्यूअस जो है वो तो फॉरएवर है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, मोर देन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है हमारे पास. लेट्स से और अगर वो मैं करता हूं तो फिर मैं यहां पे डिवाइड बाय m नहीं कर सकता. तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल कर भी दूं इस फॉर्मूले में, लेट्स से कर दूं प्लस i भी कर दूंगा, फिर रेज़ टू पावर ऑफ क्या करूंगा यहां पे, फिर दोबारा एक्सपोनेंट लूंगा. मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं? नंबर ऑफ टाइम्स तो इनफिनिट है. यहां पे इनफिनिटी अगर करूंगा तो आएगा नहीं आंसर. यहां पे इनफिनिटी करूंगा तो भी आंसर नहीं आएगा. तो इस वजह से इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता. ठीक है. ये इस्तेमाल वहां पे होगा जहां पे कुछ नंबर ऑफ टाइम्स. सर ये मतलब वो कि हम कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फाइंड नहीं कर सकते? नहीं करते आप. मतलब कि सर अगर हमें वो कहे कि क्वार्टरली ये हुआ है, क्वार्टरली हुआ तो आप डिवाइड बाय 4 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. This was effective annual interest rate. This was the last thing we did. Now today we need to talk about amortization. Now do you remember amortization from your previous course? Yes sir. Yes, sir. भी रिमेंबर, लेकिन सर आपको पहले भी एक बार में
अच्छा नहीं रिवाइज मैं जरूर करूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करके हाँ, दूंगा। got it. लेकिन आपको कुछ याद है यस सर एडवर्टाइजेशन क्या होता है? वो साल में जो पैसे देंगे उससे कुछ इंटरेस्ट कटेगा, कुछ एक्चुअल अमाउंट एग्जैक्टली सेम थिंग है। मैं आपको पहले उसका थ्योरी बताता हूँ, फिर उसके बाद उसको एक बार करके बताता हूँ। करना क्या है आपने? पेड अटेंशन। सो व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग अ लोन, आप लोन का एडवर्टाइज करें तो एक बात याद रखें, जो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है या जो पेमेंट आपने उसको करनी है, दैट वुड बी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दैट वुड बी फ्यूचर वैल्यू। ना देखें आपने हर साल उसको कुछ पैसे देने हैं ना, या हर साल इंस्टॉलमेंट देनी है, Yes. इंस्टॉलमेंट, लेट्स कॉल इट इंस्टॉलमेंट। Yes. So the amount of that installment will be एनविटी। it's like annuity, so it will be same. It's like annuity, so it is same ना, annuity में भी same होती है, इसमें भी same Yes. ठीक है, annuity एक किस्म की annuity Yes. ये same हो। अच्छा जब ये same आप उसको पैसे दे रहे हैं तो फिर ये पैसे, इस पैसे में से कितना पोर्शन इंटरेस्ट का है और कितना पोर्शन प्रिंसिपल अमाउंट का है, ये हमने कैलकुलेट किया। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले इस बात से कि कितनी इंस्टॉलमेंट है, पहले तो ये फाइंड आउट करें कि इंस्टॉलमेंट कितनी है, यानी वो एनवीडी का अगर एनवीडी के हिसाब से उसको देखें तो इसमें वो क्या चीज होती है, आर के इंस्टॉलमेंट्स में पे आर के आर कितना है, पहले ये देखेंगे ठीक है। ये देख लिया, फिर हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था या जो लोन था उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना लगेगा। फिर ये देखेंगे कि ये जो आर मैंने पेमेंट की है इसमें से कितना पोर्शन इंटरेस्ट का है और कितना पोर्शन प्रिंसिपल का है, ये देखेंगे ठीक, प्रिंसिपल पेड बैक। फिर हम ये देखेंगे कि अब नया प्रिंसिपल कितना बन गया है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल पे कर दिया तो प्रिंसिपल की अमाउंट कम हो जाएगी, तो ये प्रिंसिपल कम हो जाएगा। फिर अगर प्रिंसिपल कम हो गया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी कम हो जाएगा, उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी, आई भी कम हो जाएगा। ये रिमेन सेम, ये सेम रहेगा। अब फिर देखेंगे इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, फिर मेरे पास प्रिंसिपल पेड बैक आ जाएगा। फिर अगले महीने फिर देखेंगे कि या साल कि प्रिंसिपल, अगला प्रिंसिपल और भी कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से मैंने कुछ पैसे दे दिए। तो वक्त के साथ साथ प्रिंसिपल ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, यानी आप लोन पे कर रहे हैं ना तो प्रिंसिपल की अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो देगी उसमें ज्यादा होगी, इंटरेस्ट कम होगा। हाँ प्रिंसिपल की जो आप जो पैसे दे रहे हैं आर, उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट ज्यादा होता जाएगा और इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा, लेकिन आपका प्रिंसिपल खत्म होता जाएगा इस तरह से ठीक। ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये भी वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल कम हो रहा है। इसमें से जो आप प्रिंसिपल पेड बैक करते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आप प्रिंसिपल पेड बैक कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जाएगा क्योंकि ये कम होगा तो ये ज्यादा होता जाएगा ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये क्या है, सही है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें, स्टार्ट करें। यस सर। ओके लेट्स स्टार्ट। Julie Miller is borrowing 10,000 at a compound annual interest rate of 12%. 10,000 आप borrow करें, so this is your प्रिंसिपल अमाउंट principal amount at a compound annual interest rate of 12%. ये आपका interest rate आ गया। For amortized loan if annual payments are made for 5 years, ये आपके साल हो गए 5 साल। तो अगर 5 साल हैं तो पेमेंट्स कितनी होंगी? अगर 5 साल है तो पेमेंट्स कितनी होंगी? 60 5 divided by पेमेंट्स कितनी होंगी? 5 पेमेंट तो 5 60 क्यों? सर मुझे लगा पर मंथ है। पर 60 दिन। अच्छा ओके, पेमेंट्स 5 होंगी, हर साल आपको एक पेमेंट करेंगे ठीक है ओके। और पेमेंट हर साल इक्वल होगी हमने कहा, लेकिन पहले तो फाइंड आउट करो पेमेंट है कितनी, वो पेमेंट कितनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा आर को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? सर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट पे वो यूज करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीडी। यस सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीडी, ये ऑर्डिनरी एनवीडी होती है, एनवीडी होती है सर ये तो ऑर्डिनरी होती है। ordinary. जब आप कर्जा लेते हैं यस सर। तो उसकी इंस्टॉलमेंट कब देते हैं? मंथ के एंड में एंड पे देते हैं ना, तो फिर वो क्या बन गई? ऑर्डिनरी। तो ये ऑर्डिनरी एनवीडी है। तो अगर मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीडी इक्वल्स
R R into present value interest factor. PV I FA present value interest factor of annuity Yes, sir. IN. with I and N. सही है? Okay. PVA present value आपको पता है? Yes, sir. 10,000. Present value आपको पता है? Find करना Find out तो R करना है. Sir, 10,000 है ना present value of आप interest. आप तो Installment find out करनी है कि installment नहीं है? Yes, sir. Present तो value. installment find out करनी है तो present value कितनी है? Present value 10,000 है. कितनी है? 10,000. देखें हर साल मैंने कुछ पैसे देने हैं जो कि इसलिए है कि मैंने उससे कुछ लोन लिया है. लोन मैंने कितना लिया है? 10,000. वो मैंने आज के दिन लिया तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. Okay, sir. ठीक है? ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है मुझे नहीं पता. Yes, sir. पीवीआईएफ में मैं टेबल से देख लूंगा. लेकिन आई कितना रखूं? 12%. 0.5. 0.12. एन कितना रखूं? 5. सही है? So 12% and 5. So now let's go to 12% and 5. Let's go to the book and find out the table for 12% and 5. किस पेज पे है यार? Yes. किस पेज पे? Oh, stop. Okay. Rotate. Paper 1 है शायद. Rotate. किधर है? Where is rotate class? Come on quickly. Home. 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 Where in home? Sir, 3.6048. टेबल पे क्लिक करें. क्लिक कर लिया. Sir, 3.6048 आता है. यहाँ पर है. Go for rotate. सर वो है सेकंड लेफ्ट साइड पर Rotate. Right, left. Right. Right. किधर है? लेफ्ट Out. Okay. Which table? Present value interest factor. यही वाला है? Yes, sir, यही वाला है. Okay. कितने आपके पास I कितना है? 12%. 12%. ये है 12%. और N 5. हमारा कितना आएगा? 3.605. 3.605. Yes, sir. So write 3.605 over here. So now what to do next? divided by 10,000. R equals 10,000 divided by 3.605. So installment amount would be R would be G. G class. R would be 2,773.92. 2,773.92 की इंस्टॉलमेंट है जो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक 5 साल में सेम होनी चाहिए. सही है? सही है क्लास? ओके स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट. 2,773.92. ओके लेट्स स्टार्ट. ये this. Okay let's start. 2,773.92. 5 साल है. So 2,773.92 हर साल सेम रहेगा. What did I start with? 10,000. Yes, sir. लोन 10,000 के लिए. पहली इंस्टॉलमेंट हो गई थी. लेकिन हमने कहा कि इस इंस्टॉलमेंट में दो चीजें हैं. इंटरेस्ट की पेमेंट और प्रिंसिपल का पेड बैक. पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करें कि इंटरेस्ट कितना है. हमारा लोन कितना था? 10,000. इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12%. So what is 12% of 10,000? 1200. अगर आपने 2,773.92 रुपीस दिए और 12,000 बीच में इंटरेस्ट है तो आपने प्रिंसिपल कितना वापस किया? प्रिंसिपल कितना वापस किया? कौन कैलकुलेट 2,773.92 minus 1200. 1,573.9. ये प्रिंसिपल आपने वापस कर दिया. अब अगले साल आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10,000 8,400 कैलकुलेटर निकालें और सॉल्व. सर 12,000 माइनस 1573.9 जी कितना होगा? 8,656 8,000 426.1.
426.08 डायरेक्ट 2 है तो 08 है। सही है? सही है क्लास? क्लियर सो फार? Yes, sir. सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, इंस्टॉलमेंट कितनी होगी अगले साल? Same. सेम इंस्टॉलमेंट तो सेम होती है, इसलिए जो हमने एनुटी का वो इस्तेमाल किया कौन सा? ओके, सेम। इंटरेस्ट कितना लगेगा? Sir, 12%। किस चीज पे लगेगा? 8426.0 जी। इंटरेस्ट अमाउंट 1,096 ठीक। अब अगर आपने ये इंस्टॉलमेंट पे किया और ये इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल पेड बैक कितना है? प्रिंसिपल कितना वापस किया आपने? सर 17.704 जी, ये आ रहा है। Yes, sir. चेक करते हैं फिगर क्या करना होता है। ओके, अब अगले साल आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? ये हो गया 79 8,426.08 Yes, sir. माइनस 1762.79 जी। जी क्लास 6,663 6,663.29 .29 सही है? Yes, sir. इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? यही सेम सेम Yes, sir. 2,773.92। इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट भी 12% किस अमाउंट पर? 799.59. Which is equal to 7.59। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ये थी और ये इंटरेस्ट था तो आपका प्रिंसिपल पेड बैक कितना होगा? 1974.33 ठीक। अब अगर ये आपने प्रिंसिपल वापस कर दिया तो नया प्रिंसिपल कितना बच जाएगा? जी क्लास न्यू प्रिंसिपल 4,688.96 ओके। इंस्टॉलमेंट would be same 2,773.92। interest would be 12% of what? 4,688.96 562.67 so your principal paid back would be 2,773.92 minus 562.67 Yes, which sir. is equal to double 211 .2448 0.24 Yes. so your new principal would be 4,688.96 minus 2,211.24 the new principal amount would be 2477 2 477.72 ये किसके फोन नंबर बता रहे हैं यार 2477710313 जिनों के नंबर है okay so your installment once again would be the same No, sir. नो सर no नो why सर इसको भी डिवाइड सर, ज्यादा तो नहीं दे सकते। सर नहीं सर पर जितनी अमाउंट हमारी बाकी है वो इधर आ जाएगी इसको एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे 1 रुपए ज्यादा या कम आएगा उसको एडजस्ट कर लेंगे इंस्टॉलमेंट सेम रहती है ये बात याद रखिए दिस वुड बी सेम इंटरेस्ट वुड बी ऑन दिस अमाउंट इंटरेस्ट इसको लगाएंगे 12% हाँ फिर एनुटी ना ओके जी 12% लगाए 2477.72 297.32 2 इसमें से इसको माइनस करें ये फिगर आनी चाहिए अगर नहीं आ रही तो थोड़ा सा फर्क होगा वो बीच में एडजस्ट कर बस जी 2476 2476.59 76.59 इसमें और इसमें कितना फर्क आ रहा है 1 बस almost 1.7 ऑलमोस्ट 1 का फर्क आ रहा है बस ठीक है सर ठीक है 1 का फर्क clear this is your organization table yes sir done absolutely understood सही है जाए आगे yes sir absolutely why not okay so let's resume ये हो गया अच्छा अब ये क्यों जरूरी है इसका फायदा क्या है व्हाट्स द यूजफुलनेस ऑफ दिस amortization देखिए याद रखिए इसमें हमने कहा था हमें दो चीजें चाहिए जरूरी कि इंटरेस्ट आपने कितना दिया और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया
इंटरेस्ट आपने कितना दिया, ये आपने इंटरेस्ट दिया था सारा, ये सारा इंटरेस्ट था। जो आपने इंटरेस्ट दिया वो क्या चीज होती है? दैट इज योर इंटरेस्ट व्हाट? इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो एक्सपेंस है ना आपका ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको पहले बताया था इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, यानी जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो उसमें से इसको माइनस करते हैं। तो जब माइनस करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, जिसका मतलब आपके ऊपर टैक्स कम आए। तो इस वजह से ये कैलकुलेट करते हैं। इसका ये फायदा है कि ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है जो कि इस्तेमाल होगा टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? यस सर। ये तो एक चीज। दूसरी चीज हमने कहा कि दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपने कितने पैसे प्रिंसिपल के वापस किए। 10,000 का लोन लिया था, उसमें कितने पैसे वापस करे। अगर मुझे पता चल जाए कितने पैसे वापस कर दिए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने पैसे और बकाया है, कितने पैसे और बकाया है। यस। मतलब आपके ऊपर कर्जा कितना रह गया, मतलब इस साल आपके ऊपर इतना कर्जा रह गया, अगले साल इतना रह गया, अगले साल इतना रह गया। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कर्जा आप पे रह गया वो आपकी क्या चीज है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए अमोर्टाइजेशन टेबल जरूरी है। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना लायबिलिटी आपकी कितनी है। और अगर आपको पता चलेगा कि आपकी लायबिलिटी कितनी है तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने लेट्स से क्या डिसीजन टू बिजनेस नवीद को कितने पैसे देने हैं ये पता चल जाएगा। फिर ये पता चलेगा कि मैंने हमीदुल्लाह को कितने पैसे देने, फिर मुझे ये पता चलेगा कि मैंने हमाद को कितने पैसे देने। तो इस वजह से फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि यार कितने इसको देने, कितने इसको देने, कितने इसको देने। आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली, आई कैन प्लान माय एक्टिविटीज, आई कैन प्लान कितना मैं रेवेन्यू कमाऊं, कितनी सेल्स करूं ताकि मैं अपनी लायबिलिटीज को भी पे ऑफ कर सकूं। Calculate debt outstanding. The quantity of outstanding debt may be used in financing the day-to-day activities. या अगर मुझे कुछ और लोन की जरूरत पड़े तो फिर मैं क्या करूं? सही है? Got the idea? Got the idea class? ये बात भी clear है? Yes. Okay. So there was one thing in the book which we missed out. So let's go to that and then we will start with the new chapter. This is perpetuity. The concept is perpetuity. So let's talk about perpetuity. Perpetuity क्या है? मैंने आपको बताया तो नहीं वाला perpetuity क्या है? नो सर, आपने कुछ भी नहीं बताया इसके। मैंने आपको कुछ नहीं बताया। Okay, so let's talk about perpetuity. ओके सर। Perpetuity कुछ दिमाग में आता है perpetuity क्या चीज़ है? परपेचुअल। Perpetual क्या चीज़ होती है? मतलब सर हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना होता है, अपडेटेड, अप टू डेट होता है उसमें। Up to date होता है। यस सर, मुझे इतना पता है और कुछ नहीं। इतना पता है और कुछ नहीं। No, sir. अच्छा जी, so let's talk about perpetuity class. अच्छा perpetuity क्या चीज़ है? Perpetuity एन्युटी है, ठीक है? Perpetuity एक किस्म की एन्युटी है, लेकिन ये एन्युटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम क्या कहते हैं? एन्युटी क्या चीज़ होती है? सेम अमाउंट्स होती है। Same amounts. एंड इक्विडिस्टेंट Equidistant, same amount of what? ऑफ प्रेजेंट, नो सर फ्यूचर Same amount of what? Amount of what? कैश, Payment. पेमेंट्स एंड रिसीट्स, Payment. पेमेंट्स या रिसीट्स। पेमेंट या रिसीट दोनों हो सकते हैं, या पेमेंट या रिसीट दोनों चीजें। सो सेम अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसीट इक्विडिस्टेंट, यस सर। ये होती है Annuity. एन्युटी। और कितने साल तक होती है? 20 साल। 20 साल, हमेशा 20 साल तक। ज्यादा सर डिपेंड डिपेंड करो ना कि कितने साल की। So पेमेंट that means it is same amount of payment or receipt, okay, equidistant for a specified number of period ना, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी हो बताएगा। लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ये infinity तक है, same amount of receipts infinity तक, तो आपको पैसे मिलते रहेंगे, equidistant, same amount, लेकिन मिलेंगे बस मिलते रहेंगे, नहीं पता। इसमें भी पेमेंट एंड रिसीट्स दोनों है। इसमें नॉर्मली जो होता है पेमेंट, नॉर्मली इसमें रिसीट्स होती हैं लेकिन चाहे पेमेंट रिसीट दोनों है, थ्योरेटिकली दोनों है, ठीक है। लेकिन एग्जांपल शायद
हाँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसके लिए पेमेंट है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर देखें तो रिसीट। यस, दोनों। अच्छा, पेमेंट और रिसीट है, इक्विडिस्टेंट है, सेम है, बट इट इज Infinity. forever. So that is called as Perpetuity. perpetuity or ordinary equity. End of. ठीक है? Ordinary तो ordinary equity जिसकी पेमेंट या रिसीट forever हो, इक्विडिस्टेंट हो लेकिन forever हो, उसको बोलते हैं perpetuity। तो अगर ये forever है तो इसका फॉर्मूला भी आपने मुझे ये बताया ना प्रेजेंट वैल्यू। Yes. तो अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे n की बजाय क्या लिखूं? Infinity. इन्फिनिटी। तो फिर कैसे फाइंड आउट करें? नहीं हो सकती ना। No, sir. तो इस वजह से इसका फॉर्मूला जो है वो बन जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, ठीक, और इसके साथ यहाँ लिख देते हैं ये। सो दैट मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी था, कहते हैं परपेचुइटी कर दिया। इसका फॉर्मूला है r डिवाइड बाय i। That's it. दैट्स इट। Subhanallah. सही है? क्लियर? क्लियर क्लास? जी सर, ये तो बहुत आसान है सर, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आगे अगले चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बेस करता है डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बिजनेस इज अ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। गोइंग कंसर्न। तो इसका मतलब उसकी लाइफ क्या है? Okay, forever. फॉरएवर। अगर आप बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई शेयर है, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? Dividend. डिविडेंड। एंड लेट्स अज्यूम थोड़ी देर के लिए कि उसका डिविडेंड जो है वो सेम है, सेम Yes. सेम डिविडेंड Equidistant. हर साल में एक बार अनाउंस करें। और कब तक? Infinity तक. क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, तो क्या आप कह सकते हैं कि बिजनेस 50 साल तक डिविडेंड देगा? No sir. फॉरएवर। Forever. तो फिर वो क्या बन गया? परपेचुअल। चलिए वो फिर हमारे बच्चों को भी देगा। अगर डिविडेंड आपके पास है, तो जब तक बिजनेस है तब तक जब तक बिजनेस है तब तक वो देता रहेगा। बिजनेस कब तक है? फॉरएवर। कुछ नहीं पता कब तक है, ठीक है? आप नहीं होंगे और वो शेयर चला गया आपके बच्चों के पास, उसको मिलेगा, उसके बच्चों के पास उसको मिलेगा, अगर वो बिजनेस चल रहा है। अच्छा है ना? ले लेके शेयर चलो चलते हैं। ओके, क्लियर? सही है। अब इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो शेयर का भी आइडिया दिया आपको, इसी के साथ इसको अगले चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह सर। अगला टॉपिक है अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये स्टार्ट कर रहे हैं। ले लें सर एक 5 मिनट ब्रेक। एक 2 मिनट ब्रेक करें और डाउनलोड इट, ओके? यहाँ पे नहीं, आपके में। So now let's start with the new chapter, which is valuation of long-term securities. This is our new chapter, valuation of long-term securities. Now what will we do in this chapter? We will talk about the concept of valuation. What is valuation? There are different concepts of valuation, different definitions. So we look at those different concepts of valuation, and then we will talk about that concept which we will be using in our course. हम कौन सी वैल्यूएशन की बात करते हैं, हम उसकी वैल्यू की बात करते हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है? After that, we will talk about value of a bond, how to calculate value of a bond. There are different types of bonds. We will talk about those bonds and how to value them, कि उनकी वैल्यू क्या है. Then we will talk about preferred stock valuation. कि preferred stock क्या होता है, उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं, and finally common stock valuation. Once we are done with all these valuation models, we will talk about the rate of interest or yields. So this is what we will be doing in this chapter. ठीक है? वैल्यूएशन को पहले समझेंगे, वैल्यूएशन कहते किसे हैं, ठीक? और कौन सी वैल्यूएशन है जो हमने इस चैप्टर में इस्तेमाल करनी है, जिसकी बात हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या बिजनेस फाइनेंस में, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को वैल्यू करेंगे। बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, whereas stock is a equity instrument. इसको कैसे वैल्यू करते हैं ये देखेंगे, एंड फाइनली रेट ऑफ रिटर्न। सही है? स्टार्ट करें? यस सर। Okay. Now the first valuation concept is that of liquidation value. Liquidation value. जी, what is liquidation? सेट को कैश पे करना। सर जहाँ पे हमारा कोई कैश में कन्वर्ट करना। यस सर। कितनी जल्दी कोई चीज कैश में कन्वर्ट होती है,
ज्यादा लिक्विड वो ज्यादा लिक्विड है, नोन अमाउंट्स ऑफ कैश विदाउट गिविंग डिस्काउंट, ठीक है, कीमत को कम किए बगैर नोन अमाउंट ऑफ कैश और ज्यादा टाइम लगाए बगैर कन्वर्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, वो उतना लिक्विड एसेट। अब लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है? लिक्विडेशन वैल्यू किसी भी एसेट की वो वैल्यू है या वो पैसे हैं जो हमें मिलते हैं अगर हम एक एसेट बेचें या उस पूरे ग्रुप ऑफ एसेट बेचें। इफ आई एम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम सेलिंग वन फैन, तो वो मैं कितने का बेच सकूं, उससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ये हो गया लिक्विडेशन वैल्यू। या तो एक फैन या सारे फैन, ग्रुप ऑफ एसेट, ठीक है, पूरे ग्रुप को। इफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स इज सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं बेचूंगा, मैं खाली वो एसेट की बात कर रहा हूं कि अगर आई एम साइंसेस इधर ही रहे, लेकिन मैं आई एम साइंसेस का एक पंखा बेचूं या सारे पंखे बेचूं या सारा इलेक्ट्रिक सामान बेचूं, तो वो किस पैसों पे बिकेगा, उस मतलब वो मुझे देकर क्या पैसे आएंगे, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। गॉट द आइडिया? यस सर, गॉट द आइडिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन इज समझ, ये तो सिंपल सेलिंग वैल्यू है ना, एक एसेट की सेलिंग करना, उसकी जो मिल जाती है वो लिक्विडेशन में तो प्रॉफिट वगैरह। जब मैं उसको बेचूं तो उससे मुझे कितने पैसे आते हैं, वैल्यूज। देखिए आप कहते हैं कि किस चीज की क्या वैल्यू है, तो मैं कहता हूं कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं सर मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो मार्केट वैल्यू वो है जो कि मार्केट के अंदर होती है, यानी मैं मार्केट जाऊं, मैं पूछूं ये चीज कितने की मिलेगी, इस चीज को कितने का बेच सकता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि वो पैसे अगर मैं कोई चीज बेचूं तो उससे मुझे कितने पैसे आएंगे, ये उसकी लिक्विडेशन वैल्यू। ओके, गोइंग कंसर्न बात सर जी। लिक्विडेशन वैल्यू तो ये मस्ट है कि हमने कोई चीज़ मतलब पहले से एक्वायर किया, उस पर कोई डिप्रिसिएशन वगैरह कोई चार्ज हो, मतलब यूज चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, नई चीज़ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, कोई भी एसेट जो मेरा एसेट है, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? कंटिन्यूटी ना, कि बिजनेस आपका चल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे जिससे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म बेचूं, लेकिन वो गोइंग कंसर्न, वो चल रही है, चालू बिजनेस, वो कहते हैं चालू बिजनेस बनाए करो, ठीक है। तो ये वो चालू बिजनेस है, मतलब ये नहीं कि बस बिजनेस बंद पड़ा हुआ मैं यार बस ये चीजें बेचता हूं, वो गोइंग कंसर्न वाली नहीं। गोइंग कंसर्न ये व्हेन बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड यू सेल दैट फर्म, सो व्हाट विल बी द वैल्यू व्हिच यू विल गेट फ्रॉम, समझ आ गई? जो पैसे आपको मिले एक चालू बिजनेस को बेचते हो, यानी बस अभी आई एम सेंस चल रहा है और आप किसी को बेचते हो, सो दैट विल बी गोइंग कंसर्न। सही है? ओके, क्लियर? गोइंग कंसर्न उस तरह इसके लिए ये तो लाजमी नहीं है कि वो लॉस में चल रहा हो या प्रॉफिट में चल ना, कुछ नहीं, बस गोइंग कंसर्न। अगर लॉस में चल रहा है तो इज इट अ गोइंग कंसर्न? रहा। यस, अगर इफ इट्स अ गोइंग कंसर्न तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं वो बस खत्म हो रहा है तो इट्स नॉट अ गोइंग कंसर्न, तो फिर वो गोइंग कंसर्न वाला। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? जो हम जो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड में, मेरा रिकॉर्ड क्या होता है? जिस पर खरीदा हो, जिसने खरीदा हो, नहीं तो वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। यस, बुक वैल्यू जो मेरी बुक्स के अंदर, मेरी बुक्स कौन सी है? मेरी बुक्स कौन सी है? अकाउंटिंग की बुक। अकाउंटिंग की बुक में आप एसेट को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? सर उसमें रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन ही एसेट को किस रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट में। फिर वक्त के साथ साथ उसमें क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो होती है किसी एसेट की, हिस्टोरिकल कॉस्ट minus accumulated depreciation, that is the book value. For an asset, book value is the accounting value of an asset. तो उसकी accounting value क्या है? मतलब the asset's cost minus its accumulated depreciation. इसको बोलते हैं book value. Clear? यस, अब देखिए अक्सर book value चीजों की शायद कम हो और उसकी market value ज्यादा हो सकता है ना? हाँ सर, हो सकता है आपने उसको depreciate किया हुआ है, बिल्कुल खत्म है आपके हिसाब से, लेकिन अभी भी वो मार्केट में बिक्री होती सर है। जैसे कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ होती है, एंटीक चीजें भी हो सकती हैं। सर जैसे कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ होती है, जैसे पाकिस्तान में गाड़ियाँ, घर, सब कुछ
डिप्रिशिएट करता है लेकिन डिप्रिशिएट भी होगी पूरी, लेकिन फिर भी Appreciate हाँ एप्रिशिएट। दूसरी रेट पे बंदा क्या कहेगा, एप्रिशिएट हुई है डिप्रिशिएट हुई है, बंदा क्या जिन कहेगा? लोगों के शौक है वो खरीदते हैं तो फिर आप उसको रीवैल्यू, अच्छा there's a concept which is called as revaluation of assets, then you revalue it, नहीं तो अदरवाइज आपकी तो बुक में वो जीरो पे पहुंच जाएगी। यस सर। इसकी कीमत प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू से निकलती है। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो टाइम के साथ रिलेटेड है, टाइम वैल्यू। ये टाइम के साथ इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, ये सिंपल अकाउंटिंग वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नहीं सर, गाड़ी गाड़ी की, लेकिन गाड़ी की तो वैल्यू टाइम के साथ तो हम नहीं देख रहे हैं। टाइम वैल्यू तो ये है कि वो पैसे जो मुझे आज मिले और वो पैसे जो मुझे कल, उसकी वैल्यू आज के दिन, ठीक है। ओके जी, फर्म। नाउ व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ अ फर्म? जी क्लास, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बुक वैल्यू ऑफ अ फर्म, फर्म की बुक वैल्यू क्या होती है? वो तो एसेट की बुक वैल्यू थी ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अगर एक फर्म है तो उसकी वैल्यू क्या है किताब के अंदर, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, यानी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर किसी भी फर्म की वैल्यू होती है उसके जितने भी एसेट्स, जितने पैसे आपके पास, जितनी चीजें आपके पास हैं, माइनस फिर आपने कुछ लोगों को पैसे भी तो देने हैं, यस liabilities. So total assets minus liabilities and preferred stock. ठीक है? Total assets minus liabilities and preferred stock. So this will be your book value of a firm. In other words, this is your. Sir, preferred stocks means capital, sir. You do not know what is a preferred stock? नहीं पता? नहीं सुना कभी? 2 सेमेस्टर पहले पढ़ा था सर। 2 सेमेस्टर पहले पढ़ा, याद नहीं है? एक सेमेस्टर आपको बता, जी हाँ बता, हाँ सर, प्रेफर्ड स्टॉक। और वो शेयर्स जो अपनी जो स्टॉक होल्डर है ना, क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर, डिविडेंड में पहले सर उनके लिए इशू करें और उनके लिए डिस्काउंट कराओ। डिस्काउंट मतलब ये सर अपने अपनी स्टेक होल्डर की। नहीं, नो सर, आपने स्टाफ की डिविडेंड में पहले नहीं, जिस प्राइस पे हमने खरीदी थी नहीं, सर प्रेफरेंस पे उनको दे दें कि वो काम कर रहे हैं और उसको एज अ गिफ्ट पे वो प्रेफरेंस तो सही है, आपकी बात सही है कि ये इनको प्रेफरेंस होती है, लेकिन किस चीज में preference? डिविडेंड देने में सर ठीक है, डिविडेंड देने में और एक और चीज, वोट बोनस वोटिंग के भी राइट्स इसके राइट्स कम होते हैं। अच्छा, नॉर्मली कम होते हैं। एक और चीज, प्रेफरेंस डिविडेंड देने में और एक और चीज में, जब डिफॉल्ट हो जाए उसको जब डिफॉल्ट हो जाए उसको वापस पैसे इसको वापस पैसे देंगे, यानी इसका प्रेफरेंस है, इसको प्रेफर्ड क्यों बोलते हैं? इसका प्रेफरेंस है, यानी इसको तरजीह देंगे। किस टाइम पर? जब डिविडेंड देंगे तो पहले डिविडेंड इसको देंगे, एक चीज। दूसरा, जब लिक्विडेट करेंगे फर्म को, बेचेंगे, तो पहले पैसे भी इसको देंगे। इस वजह से इसको बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दूं और माइनस प्रेफर्ड स्टॉक कर दूं, तो इसको बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ अ, गॉट द आइडिया ना? एब्सोल्युटली। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू यानी आप मार्केट में जाएं और वो चीज कितने की बिकेगी, रिप्रेजेंट्स द मार्केट प्राइस एट व्हिच एन एसेट ट्रेड्स। मार्केट में किस रेट पे बिकेगी, ठीक है। आपके मुताबिक आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू कुछ आ रही होगी, लेकिन मार्केट में वो किस रेट पे बिकती है, किस रेट पे ट्रेड होगी, दैट इज द मार्केट वैल्यू। क्लियर? क्लियर? ओके। अब हमारे काम की वैल्यू आई ये इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इस कोर्स में हम लोग जो वैल्यू की बात करेंगे ना, वो ये चीज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, याद है कुछ? इकोनॉमिक्स सुना था इकोनॉमिक्स में पहली बार सुना था। नहीं, इकोनॉमिक्स में सुना होगा। किधर सुना है? सुना है किधर सुना है लेकिन याद नहीं नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स में नहीं सुना? नहीं एड्रेस की प्रॉपर्टी। नहीं सुना? नो सर। ओके, अच्छा मैं आपको बताऊं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। पे अटेंशन क्लास। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी सिक्योरिटी की क्या प्राइस होनी चाहिए,
क्या प्राइस होनी चाहिए। ये नहीं कि वो किस रेट पे मार्केट में बिक रही है, नहीं। ये भी नहीं कि वो आपने अकाउंटिंग बुक में किस रेट पे लिखते हैं, नहीं। क्या प्राइस होनी चाहिए, लेकिन क्या प्राइस होनी चाहिए आप कैसे डिसाइड करते हैं कोई किसी भी चीज की प्राइस? उन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए जो कि उसकी वैल्यूएशन को अफेक्ट करता है। इस गाड़ी की क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या चीज अफेक्ट करेगी? कितना जी हमें तो कितना एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंसी। खाली इस बात पर डिपेंड करती है। नो सर, उसकी डिमांड मटेरियल जो यूज होते हैं, क्या प्राइस होनी चाहिए? चले आप कहते हैं कि इसके डिमांड गिर रही है, डिमांड गिर रही है, और सर डिमांड तो मार्केट से डिमांड वैसे ताल्लुक मार्केट से होता है, लेकिन चले अगर आप कहते हैं कि मैं गाड़ी खरीदते वक्त इसकी क्या कीमत होनी चाहिए, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी है, यानी मैं इसको बेच सकता हूँ कि नहीं। तो अगर मैं इसको बेच सकता हूँ तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, और अगर मैं इसको नहीं बेच सकता तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। सही, अगर आप कितनी लग्जरी थी, अगर आप समझते अगर आप समझते कितनी रेयर है वो गाड़ी, कितनी रेयर है वो। सर ये तो मेरे साथ सारी बातें कर, वो ये नहीं कह रहा कि उसका इंजन कितना है, उसके अंदर सीटें कितनी अच्छी हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। गाड़ी की क्वालिटी। प्राइस हाँ, गाड़ी पेट्रोल है कि डीजल है। सर तो आफ्टर सेल वैल्यू तो देखिए सर गाड़ी अच्छी भी हो सकती है मगर उसकी प्राइस गिर सकती है। देखिए तो आपको यही कह, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से आप अगर एक चीज को वैल्यू कर रहे हैं तो आपके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन में कौन कौन सी चीज को देखेंगे आप, उसके मुताबिक उसकी वैल्यू कितनी है, ये आपके नजदीक वैल्यू, ये मार्केट की वैल्यू नहीं है। मार्केट की वैल्यू टीन का डब्बा है सुजुकी का, वो कितने का बिकता है? 18 लाख, अभी 26 लाख का आने वाला है, 28 लाख का आने वाला है एवरी का, ठीक। और पता नहीं वो भी टीन का डब्बा होगा कि नहीं। मुझे उससे पहले वाला टीन का डब्बा था वो कितने का था? 18 लाख नहीं 22-23 लाख। भी एक साथ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे यार इसकी अगर चादर का हिसाब लगाऊं और इसकी सीट का और इसके इंजन का हिसाब लगाऊं तो 5 लाख की गाड़ी है, तो वो आपके हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। नोट आपका, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 0 रुपीस। 1 रुपए होगी, 100 रुपए की नोट, एक छोटा सा कागज है ना, 4 घंटे की मेहनत। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि किसी चीज की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक, क्या प्राइस होनी चाहिए किसी सिक्योरिटी की, कीपिंग इन माइंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स वैल्यूएशन। सही है? क्लियर हो गया? हमने ये काम करना है, हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखने, सिक्योरिटीज देखनी है, और फिर हमने उसको वैल्यू करना है किसी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें वो जो अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कांसेप्ट है उसको इस्तेमाल करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग वी विल वैल्यू अ बॉन्ड। हम बॉन्ड को वैल्यू करेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे बॉन्ड होता क्या है, ठीक। कितने किस्म के बॉन्ड्स हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से बॉन्ड्स को वैल्यू करेंगे, और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग क्या होता है, ठीक है। इंशाल्लाह। स्टार्ट करें? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बॉन्ड। नाउ व्हाट इज अ बॉन्ड? व्हाट इज अ बॉन्ड? एक लॉन्ग टर्म डेट, एक डेट है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म डेट होगा उसको क्या बोलेंगे? लोन। तो लोन लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो तो अच्छा वो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उल्टी साइड पे चले गए। सर वो शेयर शेयर्स में जो यानी अगर इक्विटी फाइनेंसिंग आप करते हैं तो वो आपका, लेकिन क्या वो शॉर्ट टर्म होती है? ये किसने कहा है? वो शॉर्ट टर्म होती है। सर ये तो पेएबल लोग उसको दोबारा शॉर्ट के से- लिए डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये डेट है, ठीक है। डेट इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, शॉर्ट टर्म आपको बताया भी था कोर्स के स्टार्ट, नाम भी लिया था, नहीं याद आ रहा? पेएबल। शॉर्ट टर्म होता है, अगर 30 दिन 60 दिन 90 दिन, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जो है वो डेट, वो जो है वो बॉन्ड। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो बॉन्ड है, ठीक। अच्छा, बॉन्ड जो है, बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म डेट है, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल डेट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बदले में आप कर्जा लेते हैं, ठीक, और फिर आप ये दे देते हैं लोगों को, और फिर
जब उसका टाइम खत्म होता है, मैच्योर हो जाता है, तो आप वो इंस्ट्रूमेंट वापस ले लेते हैं और उनको उसके पैसे वापस। Got the idea? Got the idea? Yes, sir. Okay. So what is the long-term debt instrument issued by the? Now, कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है? नॉर्मली कॉर्पोरेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स भी इस्तेमाल करती है। जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड इस्तेमाल करेगा उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, Treasury bonds. ठीक है, जिसका टी प्लस हो, ठीक। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड, सही है? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? जब उसका टाइम पूरा हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम लिखा है उसके बाद उसको वापस जब हम उसको वापस करेंगे तो वो हमें उसके बदले कितने पैसे देगा, मैच्योरिटी वैल्यू। और ये नॉर्मली मैच्योरिटी वैल्यू उसके बॉन्ड के ऊपर लिखी होती है, फेस के ऊपर, फेस वैल्यू होता है। सो द मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज द स्टेटेड वैल्यू जो लिखी हुई, ठीक। और वो लिखी हुई वैल्यू बॉन्ड्स में अमेरिका में क्या है, यूएस में $1000, ठीक है, $1000। In the case of a US bond, the face value is usually $1000. सही है? तो अगर किसी क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं लिखी हुई या मैच्योरिटी वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो आपको पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू कितनी होगी उसकी? 1000। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. जाए आगे। Yes. ओके, वन कूपन रेट। अब मुझे ये बताएं कि मुझे चाहिए कर्जा, मैं आपसे कहता हूं मैं बॉन्ड इशू करता हूं 5 साल का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 रुपए, मैं आपको वो कागज देता हूं और आपसे 1000 रुपए ले लेता हूं और फिर 5 साल बाद आपको 1000 रुपए वापस कर दूं, तो क्या फायदा हुआ? उल्टा नुकसान होगा। उल्टा नुकसान होगा। तो फिर मैं आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ Charge कर दूंगा। चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। आपको इंटरेस्ट दूंगा, चार्ज क्यों करूंगा कि आपसे 1000 रुपए भी ले रहा हूं और आपको चार्ज कर रहा हूं? वो अपनी साइड की मनमानी है सर जी। कि मैं चार्ज करूंगा। अच्छा, आप वो चार्ज चार्ज Charge. ओके। सो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉन्ड का कूपन रेट। कूपन रेट, कूपन रेट क्या है? इज द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वंस अगेन स्टेटेड, यहां पे लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा कितना परसेंट? 10%। यस सर। 10%। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपए पे वो आपको कितने पैसे देगा? 10%. 100 रुपए देगा। लेकिन कब देगा? नॉर्मली ये होता है दी एनुअल इंटरेस्ट रेट, ये हर साल आपको देगा, ठीक है, हर साल आपको देगा। तो अगर 5 साल का बॉन्ड है, आज से शुरू हो गया, तो पहले साल के आखिर में आपको कितने पैसे देगा? 100। दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, चौथे साल 100 और 5वें साल 1100। 100 रुपए तो आपके इंटरेस्ट के बन गए यस सर। और 1000 आपने वो जो आपने उसको दिए थे मैच्योरिटी वाले, सही है? क्लियर है? क्लियर है क्लास? Yes, sir. ओके। सो द बॉन्ड्स कूपन रेट इज अ स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है, द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द बॉन्ड्स फेस। इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं, कैलकुलेशन एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 100 यहां पे कितनी है? 100 100 डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी? 1000। ये कितना बन गया? 0.1 which is equal to 10%। हो गया ना 10%? सही है? सही है क्लास? Yes, sir. जाए आगे। Yes, sir. ओके, आगे चलिए। डिस्काउंट रेट, फिर ये क्या होता है यार? ये डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट क्या होता था इससे पहले? इससे पहले जानना पड़ा डिस्काउंट। जब डिस्काउंट रेट जिस रेट से डिस्काउंटिंग करते हैं, जिस रेट से डिस्काउंटिंग करते हैं, और डिस्काउंटिंग किसको बोलते थे? पीछे जाने को ऐसे। हाँ, तो वो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू होता है। याद आ गया? ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज? पे अटेंशन क्लास। सो द डिस्काउंट रेट और कैपिटलाइजेशन रेट, उसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। ये क्या चीज है? इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क ऑफ द बॉन्ड।
एक तो ये बात रखें, ये बात याद रखें कि डिस्काउंट रेट वुड बी डिपेंडेंट ऑन द रिस्क ऑफ द बॉन्ड। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा डिस्काउंट रेट होगा, उतना ज्यादा डिस्काउंट रेट होगा, उतना कम डिस्काउंट रेट ज्यादा रिटर्न से ज्यादा होगा। ज्यादा डिस्काउंट होगा। रिस्क की जगह पैसे इन्वेस्ट करो तो ज्यादा क्यूबी दूंगी। जब रिस्की चीजों में इन्वेस्ट करूं तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होता है तो डिस्काउंट मतलब ज्यादा। मतलब कि सर रिटर्न ज्यादा मिलेगा। रिटर्न ज्यादा मिलेगा। अगर डिस्काउंट रेट मैं ज्यादा करता हूं, डिस्काउंट रेट ज्यादा करता हूं तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है, कम होगी सर। कम हो जाती है ना, प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। यस कम ऑन क्लास। यस सर। सर आपने मशकूक तरीके से किया तो इसलिए मशहूर तरीके से कह रहा था कि आपसे पूछूं ताकि आपको आंसर पता ना चले। सर जी आप हमें भी मशकूक कर देते हैं। यस वो सर। देखें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हैं मशहूर। नजर ये मुझे कोई दूसरे लिहाज से बोल रहे हैं, इससे पूछे ना कि आप मुझे किस लिहाज से बोल रहे हैं। इससे पूछूं हाँ तो किस चीज से पूछे? डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा। ये ओए कुछ वापस आ। अच्छा जी वापस आए क्लास, वापस आए। अच्छा देखिए हमने कहा कि डिस्काउंट रेट या कैपिटलाइजेशन रेट किसी भी बॉन्ड के रिस्क के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हैं तो इसका मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ज्यादा रिटर्न, यू वुड एक्सपेक्ट मोर रिटर्न, ठीक। अगर आप ज्यादा रिटर्न मांगते हैं तो वो ज्यादा रिस्क की वजह से, ठीक है। एक चीज होती है जिसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं होता, याद है हमने ये बात की थी। यस हाँ सर। हाँ उसको क्या बोलते थे, ट्रेजरी बिल्स, और उसको हम बोलते थे रिस्क फ्री रेट। जब तक गवर्नमेंट होती रिस्क गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं या गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं, टी बिल का रिस्क फ्री रेट है, उसके ऊपर रिस्क हम कहते हैं बहुत कम है, जीरो है, कोई रिस्क नहीं, ठीक है। अच्छा तो अगर अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं कोई रिस्की बॉन्ड लेता हूं तो मैं कहता हूं कि यार ये जो रिस्क फ्री वाला है ये तो मुझे दोगे ही दोगे, ये तो बगैर रिस्क में ये मिलता है मुझे, यानी अगर मैं रिस्क ना लूं, मैं ट्रेजरी बिल में दे दूं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर दूं तो वो मुझे देता है 6%। तो अब अगर मैं किसी और जगह पे इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कहूंगा कि 6 तो कम से कम मिलेगा, और इसके साथ साथ इससे ज्यादा होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम, प्रीमियम रेट। ठीक, प्रीमियम यानी रिस्क फ्री भी आप मुझे देंगे और फिर रिस्क प्रीमियम भी आप मुझे देंगे, और ये रिस्क प्रीमियम किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा रिस्क है। जितना ज्यादा रिस्क है उतना मैं प्रीमियम ज्यादा मांगूंगा, जितना ज्यादा रिस्क है उतना मैं प्रीमियम ज्यादा मांगूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं कहूंगा यार ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मुझे ज्यादा प्रीमियम चाहिए, ठीक। और अगर आप मुझे कहें कि मैं आपको 3% दूंगा तो मैं कहूंगा क्यों, मेरा दिमाग खराब है, मैं रिस्क फ्री में क्यों 6% ना कमाऊं कि मैं आपसे 3%, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा रिस्क प्रोफाइल बनाता है, और ये जो डिस्काउंट रेट है ये बनता है दो चीजों से, रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क, रिस्क फ्री प्लस, ठीक है। सर सर इस पे जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम। सर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे इस पे- हाँ सब कुछ करेंगे, कोई एक चीज नहीं छोड़ेंगे अपना, कोई एक चीज भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। आखिर में ऐसा हो जाएगा आप कहेंगे बस सर बस, और मैं आपसे कहूंगा कि नहीं और भी सजेशन में मैं फिर से डोंट वरी इंशाल्लाह वी विल कवर ईच एंड मैं फिर से मशकूक हो गया सर। ओके डिस्काउंट रेट आप क्लियर हो गए। यस ये सर। डिस्काउंट रेट कैपिटलाइजेशन रेट को बोलते हैं, जो कि डिपेंडेंट होता है रिस्क बॉन्ड के रिस्क के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक रिस्क फ्री और एक रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है कि जितना ज्यादा रिस्क लूंगा उतना ज्यादा मुझे इसके ऊपर रिटर्न चाहिए, तो इसका मतलब ये है प्रीमियम ज्यादा होता जाएगा, जितना रिस्की होगा उतना प्रीमियम ज्यादा होता जाएगा। रिस्क फ्री कांस्टेंट होता है, रिस्क फ्री आपने कहां से देखना है, टी बिल का रेट, वो रिस्क फ्री है, ठीक है, टी बिल्स का। तो वो कहते हैं रिस्क फ्री है, इससे ज्यादा चाहिए, इससे कितना ज्यादा चाहिए, जितना रिस्क ज्यादा उतना प्रीमियम ज्यादा, बस। ओके सो दिस इज द डिस्काउंट रेट। ओके काफी नहीं है, 5 मिनट बाकी है सर इंशाल्लाह हफ्ते के दिन देखेंगे सर जिसके साथ। हफ्ते के दिन देखेंगे, हाँ सर हफ्ते के दिन देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सही है? सर 9 बजे आएंगे। असाइनमेंट 9 बजे नहीं 10 बजे,
And then you stop. तब तो बचे अवतार में तुम्हें सूटकेस में पैक करके निकल इसको बंद कर देंगे No, no, no.